Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon, बच्चों. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening, बच्चों. Very good evening. Good afternoon, sir. बच्चों, इससे पहले तुम कंप्लेन करो, मैं अपनी कंप्लेन खुद कर लेता हूँ, एडमिट कर लेता हूँ कि मैंने तुम्हें हेलो एल्केन्स के नोट्स नहीं भेजे हैं. दोबारा कहने का मौका नहीं मिलेगा. कल सुबह तुम्हें मिल जाएंगे. मतलब आज रात को मैं बना लूंगा उसको. 1-2 दिन से छुट्टी पर था, नहीं बना पाया हूँ. आज रात को पक्का बन जाएंगे, सुबह तक मिल जाएंगे तुम लोग. ठीक है बच्चों, कोई डाउट? हाँ. एक बार थोड़ा बता दो, इनऑर्गेनिक करनी कैसे है? इनऑर्गेनिक करनी कैसे है सर? मतलब जो रिएक्शंस है ना, हाँ, वो पढ़ने से तो भूल रहे हैं सर. पढ़ने से बोल रहे हैं यार. इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस की कैटेगरी बहुत लिमिटेड है. सब पता नहीं, क्योंकि हर उसमें ना रिएक्शन कोई ना कोई पार्ट में, कंपाउंड में कोई ना कोई रिएक्शन अलग ही होती है. हाँ बच्चे, जो मतलब ऐसी रिएक्शंस हैं जो नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल वेरी कर रही है ना, उनको याद कर लो. वही सर, वो कैसे करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा. लिख लिख के प्रैक्टिस करें, पढ़ें, क्या करें? सर रिएक्शन के लिए कुछ आईयूपीएसी जैसी कुछ चीज होती है या नहीं? आपने कैसे सीखी है? मैंने कैसे, आपको पता कैसे चल जाता है कि वही प्रोडक्ट बनना है? मुझे कैसे पता चल जाता है बच्चे? मेरे लिए पता करना बहुत आसान है, क्योंकि पर आप इक्वेशंस में ऐसे क्या चीज देखते हो कि ये कंपाउंड इसमें ब्रेक होगा और यही बनेगा? बच्चे, जो तुम्हारा हाल है ऐसा हाल मेरा भी था. गलतियां बहुत होती थी, ऐसा नहीं है कि गलतियां मुझसे नहीं होती थी. बहुत बार लिखकर याद करने की कोशिश की. और एक तरीका जो मैं मानता हूं सबसे अच्छा है, वो ये है कि आप एक बार में ना सारी चीज तैयार मत करो. सारी चीजें एक साथ तैयार करना प्रॉब्लम वाला है. जैसे अगर मैं बात करूं, बेटा एक तेरा किताब, जैसे तुम्हारे पास मॉड्यूल तो है ना सभी के पास? Yes, sir. अच्छा, जैसे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो ग्रुप 15 में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है टॉपिक. ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हार्डली 2 पेज का है. मॉड्यूल में पेज नंबर नहीं पढ़े हैं, चलो जो भी है यार, 111 112 नंबर. ये बच्चों मेरे पास आपका मॉड्यूल ही है, तो पेज नंबर 111 112 पर. अच्छा बच्चे, अनिकेत भेजता हूं. सर कुछ के पास तो मॉड्यूल ही नहीं आया है. कुछ के पास मॉड्यूल नहीं आया है, ये बड़ी दिक्कत है. सॉलिड स्टेट वाला अभी मॉड्यूल ही नहीं पहुंचा है. सर वो तो सॉलिड स्टेट वाला पहुंच गया क्या? अच्छा, हाँ, पी ब्लॉक तो उसमें ही है. पी ब्लॉक तो उसी में है ना? हाँ. अच्छा, तो पी ब्लॉक वाला की बात कर रहा हूँ. ग्रुप 15 में जैसे अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, पेज नंबर 113-14 पर, ये 2 पेज में कवर हो रहा है बच्चों. एक पेज ये 2 पेज में कवर हो रहा है. तो 2 पेज एक साथ तैयार कर सकते हो या नहीं? Yes, sir. सर आप क्या बता रहे थे? बच्चे मैं ये बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक कैसे याद करनी है. यस. दिक्कत तो ये है ना कि हमने इतना सारा पढ़ लिया, उसे याद कैसे करें? यस सर, एक याद करो सर, पिछला भूल जाते हैं. एक याद करो, पिछला भूल जाते हैं. बच्चे मैं वही कह रहा हूँ, एट ए टाइम आप एक ही याद करो ना. जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, अगर मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन याद करनी है तो मुझे और कुछ नहीं सोचना है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन याद करने, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन याद कर लेंगे. ठीक है तो आपके सर ये तरीका भी ट्राई कर लेंगे. अच्छा, एक सर HNO3 के बारे में पूछना था. पूछो सर. वो ऑक्सो एसिड्स में हमने HNO3 जब किया था, हाँ, उसमें हमने एक और भी किया था HNOO2. दोनों में से फर्क क्या है? अच्छा सर, ऐसे बहुत बैकलॉग हो गया, मैं ऐसे ही कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा.
गुंजन बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक दिन में कम कंटेंट तैयार करना है। मैं ये कह रहा हूं एट ए टाइम जब आप तैयार कर रहे हैं एक बार में सारी चीज तैयार ना करो। मतलब अगर आपको पर डे केमिस्ट्री को 3 आवर्स देने हैं या 2 आवर्स देने हैं तो 2 आवर्स को पार्ट में मतलब तोड़ लो। जैसे 45 मिनट्स के 2 पार्ट कर लो और 30 मिनट्स का एक कर लो। तो आपको 45 मिनट्स को याद करने के लिए यूज करना है और हाफ एन आवर को उसको रिकॉल करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो वो क्वालिटी टाइम ज्यादा होगा। अब बच्चों मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मेरे पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सपोज आपको ये याद करना है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 5 हैं, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 3 पार्टियां और इनके कुछ यूजेस होंगे। तो इसको एक बार में फर्स्ट गो में तैयार करो, मतलब एक बार में तैयार करना, ये नहीं है कि इसे भी हम 2 बार में तैयार करें। एक बार तैयार कर लिया तो खाली बैठकर ये तो सोच सकते हो ना कि इसमें से कौन कौन सी चीज आपको याद रही और कौन सी याद नहीं रही। क्यों बच्चों? यस सर। अगर अभी पढ़ा है तो थोड़ी देर के बाद अगर सोचोगे तो याद रहेगा या नहीं, वो भी भूल जाओगे। याद रहेगा। अच्छा, कितनी देर तक याद रहेगा ये वाला पार्ट अगर याद करते हो अभी? तो एक दिन तक रहेगा, रात तक 4 घंटे तो कम से कम रहेगा। रात तक रहेगा? हाँ। नहीं, रात तक नहीं याद रख पाओगे। रख लोगे? यस सर, रख लोगे। अगर आप रात तक याद रख लेते हो तो बस आपका एक ही काम है, जब आप अभी तक कुछ कराया नहीं बच्चे, प्रिया अभी कुछ कराया नहीं, बस मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ क्या पढ़े कैसे पढ़े। हाँ बच्चे। सर वो नोट्स अपलोड नहीं हुए सर प्रीवियस क्लास के बच्चे अभी करे हैं मैंने। मैं 2 दिन से छुट्टी पर था तो मैं भूल गया था। आज ही मैंने अभी आकर चेक किया, नहीं थे तो मैंने अभी किए हैं, चेक कर लेना। और मैंने क्लास शुरू हुई थी तभी कहा था, हेलो एल्केन्स के नोट्स मैंने नहीं भेजे हैं, 2 दिन छुट्टी पर था। आज डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे, बाय मॉर्निंग टुमारो आपको वो मिल जाएंगे नोट्स हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के शॉर्ट नोट। ठीक है, तो वो हमें पेंट करवा के रख लेने हैं या फिर क्या? सर पी ब्लॉक की सिलेबस क्या है टेस्ट का 31 का? चिंता में लगा है, सिर्फ पी ब्लॉक है ना सर? समाधान निकाल लिया। किसने निकाल लिया समाधान बच्चों? आयुष किस चीज का समाधान निकाला? आयुष बच्चे समाधान ये है कि आपका पी ब्लॉक कंप्लीट आएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, उसको भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, ओके सर। मैं यही कह रहा हूं कि आपको जैसे अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तैयार करने हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आज तैयार कर लीजिए। रात को जब बेड टाइम पर आप फुर्सत से लेटे हो, आप आराम से जब लेटे हो तो उस समय पर कोई किताब नहीं चाहिए, कोई पेन नहीं चाहिए, कोई नोट्स नहीं चाहिए, आपको सोने में आसानी हो जाएगी। आप बस ये रिकॉल कीजिए कि आपने इस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी आपको याद है। लिखनी नहीं है, बस आपको रिकॉल करनी है। आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी रिएक्शन याद नहीं हो पाई। और यही काम अगर आप रात में कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा पीसफुल टाइम जो होता है आपका मॉर्निंग का, उस पीसफुल टाइम में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कुछ नहीं सोचना चाहते उस समय इसको सोच लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा आपको कौन सी चीज मिस हो गई है जो आपने याद की थी। बस उसको रिवाइज कर लीजिए, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस डाल लीजिए। और आपको ना जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद हमने HNO3 पढ़ा, तो मेरे पास कुछ सीक्वेंस है। पहले मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तैयार कर लिए दिन में किसी भी टाइम, उसके बाद मैंने कुछ और ये नहीं पढ़ना, बाकी और सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। आफ्टर दैट दूसरे स्लॉट में मैं HNO3 तैयार करूंगा और उसकी रिएक्शंस ऐसे याद नहीं करूंगा कि मुझे कितनी सारी रिएक्शन याद करनी है। मैंने रिएक्शन देखो मुझे कैसे याद है, HNO3 की रिएक्शंस। HNO3 एसिड है तो बेस और बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा। यस सर।
तो बेस के साथ और बेसिक सॉल्ट के साथ मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अंडरस्टूड है। सॉल्ट बनाएगा और वीक एसिड बनाएगा या वाटर बनाएगा। दूसरी HNO3 जो है डिकम्पोज होगा, क्या देगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देगा, मींस एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है? ये नॉन मेटल्स को कर सकता है, मेटल्स को कर सकता है और कंपाउंड्स को कर सकता है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये है कार्बन, आयोडीन है। तो मुझे 4 नॉन मेटल पता है, इन चारों का ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये याद करना है। रिएक्शन बैलेंस करना अपने आप आ जाएगा आपको, और 11th क्लास में आप रेडॉक्स कर चुके हो, बैलेंसिंग। ठीक, तो बैलेंसिंग में देर लग जाती है, यानी कि प्रोडक्ट पता तो होता है ये बनेगा, पर बैलेंस करने में वो एग्जाम में टाइम लग जाता है। अच्छा आयुष, एक बात बताओ, जेई में जो पेपर आएगा, जेई में आपसे रिएक्शन बैलेंस करके लिखवाएंगे या आपसे ये पूछेंगे इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा या कौन सी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा, इसी तरह कुछ पूछेंगे ना? जैसे अगर हम नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन एजाइड से कर सकते हैं, एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन से कर सकते हैं। तीसरा अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता है ना किस किस से कर सकते हैं, तो वहां पर आपसे रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी। सर बाई प्रोडक्ट याद नहीं रहते, मेन रिएक्शन याद हो जाती है। गुंजन बच्चे ये बात सही है, बाई प्रोडक्ट याद नहीं रहते, ये प्रैक्टिस से होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट आपको याद हो जाएंगे। अब मैंने नॉन मेटल्स की समझ ली। नॉन मेटल के बाद कंपाउंड है, जैसे SO2 का ऑक्सीडेशन होगा SO3 में हो जाएगा। अगर कोई और जैसे H2S है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर बन जाएगा। तो मुझे कुछ बेसिक चीजें पता है, मैं उन्हीं को यूज करूंगा। किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन सकता है। तीसरा, अगर मेरे पास मेटल्स हैं तो मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। MgMn एक कैटेगरी हो गई, वहां पर वेरी डाइल्यूट में हाइड्रोजन लिबरेट होगी। दूसरा है आयरन और जिंक। आयरन और जिंक डाइल्यूट में क्या देते हैं, N2O, और कंसंट्रेटेड में NO2। बाकी कॉपर, सिल्वर, मरकरी और लेड, ये चारों क्या देंगे, डाइल्यूट में NO और कंसंट्रेटेड में NO2 देंगे। बच्चों इसके अलावा मुझे कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है, या है याद करने की जरूरत? सर नहीं है। अच्छा, अब HNO3 के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हमने 2 ही मेथड पढ़े, एक ही मेथड पढ़ा मेन, तो ओस्टवाल्ड मेथड, कुछ मैंने बाद में पूछा था बर्कलैंड आइड मेथड, दोनों सेम है, मतलब कन्वर्जन बस स्टार्टिंग मटेरियल का अलग है। अगर हम ओस्टवाल्ड मेथड की बात करें तो उसे हम अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, अगर बर्कलैंड आइड की बात करें तो नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। कौन से कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इस पर ध्यान देना है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डाइल्यूट HNO3 होगा जिसकी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। डिस्टिलेशन से करेंगे तो 68% का एजियोट्रोपिक मिक्सचर मिलेगा। फर्दर उससे कंसंट्रेट करना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से कंसंट्रेटेड करते हैं। देखो HNO3 के बारे में मुझे जितनी चीजें इंफॉर्मेशन थी वो मैक्सिमम मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर ली। सर ऑर्गेनिक में सीक्वेंस वाइज कौन से चैप्टर से के बेसिक आना चाहिए? यार ये वाले क्वेश्चन ना बड़े परेशान करते हैं मुझे भी। कौन से बेसिक आना चाहिए, कौन से चैप्टर के बेसिक आना चाहिए? कौन से चैप्टर के नहीं होते बच्चे, बेसिक होते हैं। कौन सा चैप्टर नहीं होता? करते हैं एंड क्वेश्चन करते टाइम सब भूल जाते हैं। अमन बच्चे ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम याद कर रहे हैं तो सब याद है, जब रिकॉल कर रहे हैं तो हमें कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, हम भूल गए। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको दोबारा सोचा नहीं। क्या बच्चों, पढ़ने में और याद करने में एक अंतर है। पढ़ने में और याद करने में एक अंतर है, बेसिक डिफरेंस। बच्चों आज की न्यूज पता है किसी को? आज कोई न्यूज अपडेट है? नो सर। नहीं सर फेयरवेल था शायद उनका प्रेसिडेंट। अच्छा, जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम तो सभी को पता है ना, बहुत बार आ चुका है। यस सर, नाम नहीं पता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यस सर, आदिवासी। शी इज ट्राइबल लीडर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती है वो? उड़ीसा।
उड़ीसा। उड़ीसा में किस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करती हैं? सर इतना तो नहीं पता। मयूरभंज नाम सुना है कहीं? नो सर। नो सर। और कुछ उनके बारे में पता है? सर पहले वो गवर्नर थी झारखंड की। झारखंड की गवर्नर थी। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन? उन्होंने अपना करियर टीचर से स्टार्ट करा था। एज ए टीचर स्टार्ट किया था। बच्चों ये चीजें आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पढ़ी है या किसी को आंसर देने के लिए पढ़ी है? इंफॉर्मेशन गैदर करने। तो हमें सारे अच्छा, उनके आगे अपोजिशन अगेंस्ट में कौन कैंडिडेट थे? यशवंत सिन्हा। यशवंत। इन्हें कितने परसेंट वोट मिले? उन्हें कितने परसेंट वोट मिले? सर उन्हें लगभग 50% मिले थे, मतलब 50% से थोड़ा सा कम द्रौपदी मुर्मू को। वैसे कुछ भी सर मैंने देखा था लैक्स में वोट्स था। गलत देखा था। अच्छा, कितने जो हमारे सांसद हैं, एमपी हैं, वो कितने थे? पता नहीं। आपने सुना भी होगा, न्यूज में सुना होगा, घर में किसी को बात करते सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमें अपने पास रखनी नहीं थी, याद नहीं करनी थी, इसलिए हमने उस इंफॉर्मेशन के बारे में दोबारा नहीं सोचा। अगर हम कोई चीज सुनते हैं या पढ़ते हैं, अगर हम उसके बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे, वो भूल जाएंगे। बात समझ गए मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे कहने का पर्पस ये नहीं है कि आपको उसे याद करना है। मेरे कहने का पर्पस ये है कि पढ़ने में और याद करने में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि पढ़ते हैं तब हम उसे दोबारा रिवाइज नहीं करते, जब हमें याद करना है तो उसे दोबारा रिवाइज करके ये तो देखना है कि हमें कितना याद रह गया, रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप क्वेश्चन करते समय रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सही से याद नहीं किया है। समझ गए बच्चे? यस सर। बस इस पर ध्यान दो। आप पूछो गुंजन। What is superphosphate of lime? सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम कैल्शियम सुपरफॉस्फेट होगा बच्चे। एग्जैक्टली मुझे इस टाइम रिकॉल नहीं हो रहा है, ऑप्शन दोगे तो मैं बता दूंगा। सर मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। कहाँ है बच्चे, जरा बताओगे मुझे? पेज नंबर बताओ। 123। 123। कहाँ बच्चे, इसमें किस जगह इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन 4 में। हाँ सर, 4th इलस्ट्रेशन। The phosphatic fertilizer made by the action of chamber acid on mineral tricalcium phosphate such as apatite or phosphite rock. When soluble in mono calcium phosphate is formed. Mono calcium phosphate. Which is calcium superphosphate is CaH2PO4 whole twice. Yeah. ठीक है सर। सर ये इम्पोर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। बच्चे एक सीधी सी बात, एक बात बताना बच्चे, मेरे पास Ca3PO4 होल ट्वाइस है। बच्चे इसकी नेचर कैसी है गुंजन, एसिड या बेस? बच्चों इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक होगी सर। बेसिक। क्या ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं? करेगा सर। यस सर। इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, क्या होगा? क्या होगा बच्चों? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा सर। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ट्वाइस से रिएक्शन कर रहा हूं, CaH2PO4 होल ट्वाइस बन गया और ट्वाइस CaSO4 बन गया। एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यस सर। ठीक है, तो बस देखो इसमें ना रिएक्शन सारी, हम इतनी सारी रिएक्शन याद नहीं कर सकते,
वो किस तरह से अप्रोच होगी उन रिएक्शंस की, इसको समझ सकते हैं। इस रिएक्शन को समझना तो आसान है ना, हमारे पास बेसिक सॉल्ट है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वही रिएक्शन हमने लिख कर देख ली। सर अगर पढ़ा ना हो ना Yes, हमने sir. ये कभी हम गैस नहीं कर पाएंगे कि H2PO4 ब्रैकेट में आएगा। अच्छा, H2PO4 ब्रैकेट में कैसे गैस करेंगे, जरा देखना बच्चे। मेरे पास H3PO4 है, H3PO4 डिसोसिएट होगा, क्या देगा, H प्लस आयन प्लस H2PO4 नेगेटिव आयन देगा। ये H2PO4 नेगेटिव डिसोसिएट होगा, क्या देगा, H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस देगा। अब ये HPO4 2 माइनस फर्दर डिसोसिएट होगा, H प्लस और PO4 3 माइनस देगा, यही मिलेगा। अब यहां पर अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल वे में हो तो इन तीनों स्टेप के लिए ये वैल्यू हो जाएगी K1, ये होगी K2, ये होगी K3। और मैं ये कह सकता हूं K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3 होगा या नहीं बच्चों, ये वाली बात। यस सर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबसे पहले K1 पार्टिसिपेट करेगा या K2 पार्टिसिपेट करेगा या K3 पार्टिसिपेट करेगा, K1 वाला फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे एनाइन कौन सा मिल रहा है, कॉन्जुगेट कौन सा मिल रहा है, H2PO4 मिल रहा है ना। यस सर। मींस यहां से यहां तक आना आसान है, यहां से इसका वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर H2PO4 एनाइन बन रहा है या नहीं, जो कैल्शियम के साथ सॉल्ट बना ले रहा है, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। यस ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर ये आपको बेसिक है, ये कैसे पता चला? बेसिक है कैसे पता चला बच्चे, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड की बात करें तो फास्फोरिक एसिड हमारा मॉडरेट एसिड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं होता। यस सर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक होगा या नहीं। यस सर। बस ऐसे पता चल गया। ओके सर। सर सेलेनियम जो है वो डाइब्रोमाइड और डाइक्लोराइड बनाता है सर। बिल्कुल बनाएगा। सर आपने लिखवाया था सर कि वो बनाता नहीं है। अरे बच्चे थोड़ा सा एक चीज समझो, ये ना बड़े डेलिमा वाली कंडीशन होती है। कुछ कंपाउंड होते हैं हाईली अनस्टेबल नेचर के होते हैं, तो बन तो जाएगा लेकिन बहुत लंबे समय स्टेबल नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। या फिर हम ये कहेंगे वो जो बनेगा वो लोअर टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर तो स्टेबल होगा, हाइट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है मान। यस सर। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना है। हाँ बच्चों। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। ऑक्सीजन इज डेंसर देन एयर, सो इट इज कलेक्टेड ओवर H2। एक बात बताओ सर, ऑप्शन वैसे थे कि पानी के ऊपर या इथेनॉल के ऊपर, केरोसिन ऑयल के ऊपर, वैसा। अच्छा, अगर एयर की बात, ऑक्सीजन इज डेंसर देन एयर। बच्चों एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर का एवरेज मोलर मास जो होता है वो 28.8 होता है और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। तो मोलर मास किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो अगर मैं एनटीपी पर या एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन लूं या 22.4 लीटर एयर लूं तो कौन हैवी होगा, ऑक्सीजन। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन का मास ज्यादा होगा वो सेम वॉल्यूम के लिए, तो डेंसिटी ज्यादा है ना। यस सर। अब ऑक्सीजन क्या वाटर में डिसॉल्व हो जाती है या नहीं, हो जाती है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है कम होती है, बहुत कम होती है। हेनरीज लॉ देखते हैं। ठीक है, तो वाटर के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर दिया था वो पोलर नॉन पोलर बोल के किया था। बच्चे या तो ऑप्शन दो तब मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। रैंडम मुझसे कुछ भी पूछोगे तो मुझे नहीं पता किस फ्रेम में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर बाकी इथेनॉल, केरोसिन ऑयल ऐसे थे।
केरोसिन था, इथेनॉल था। और सर अल्कोहल था। केरोसिन, हाँ इथेनॉल अल्कोहल ही तो हुआ बच्चे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर अगर हम अगर इसको इकट्ठा करते हैं केरोसिन के ऊपर या इथेनॉल के ऊपर, तो क्या बच्चों ये दोनों कंपोनेंट हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट हैं या नहीं? यस सर। वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो ऑक्सीजन का केरोसिन के साथ मिक्सचर या ऑक्सीजन का अल्कोहल के साथ मिक्सचर, अल्कोहल वेपर्स के साथ एक कंबस्टिबल मिक्सचर बन जाएगा ना? यस बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं अपने घर में एलपीजी का सिलेंडर जो है उसकी नोब ऑन कर दूं, गैस की नोब ऑन कर दूं, तो गैस निकलती है ना सर। अब वो एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबस्टिबल मिक्सचर बनाती है, उसे आग लगाए तो जलने लगती है ना। Yes, sir. तो अगर मैं केरोसिन के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर कनेक्ट करूंगा तो अल्कोहल वेपर्स या केरोसिन वेपर्स ऑक्सीजन में मिक्स हो जाएंगी, तो फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ एक कंबस्टिबल मिक्सचर बन जाएगा या नहीं? तो वो क्या सेफ है या अनसेफ हो जाएगा? Unsafe. और वाटर के साथ मिक्सचर है, वाटर वेपर्स आ भी जाएंगी तो उसका क्या बिगाड़ लेंगी? कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? सर एक और क्वेश्चन था, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय। यार ये ना फैक्ट है, इसको याद कर लेना ढूंढ ढांड के कहीं से, ये मुझे भी नहीं पता है किसने डिस्कवर किया था। मेरी किसी कोई टॉपिक पढ़ने के बाद में भी डीपीपी के अंदर काफी सारे क्वेश्चन उसके बाहर होते हैं। बच्चे इनऑर्गेनिक में इस तरह की चीजें आएंगी, और खासतौर से इस तरह के फैक्ट किसने डिस्कवर किया था यार, ये वाले क्वेश्चन यार डीपीपी में दिए हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब सर रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा कम रेलेवेंट है बच्चे, कभी पूछे नहीं गए हैं, और मतलब ये भी नहीं कह सकता कि कभी पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए एक बार देखते रहना। सर आंसर भी गलत दिए हुए हैं सर कुछ डीपीपी में क्वेश्चन के। यार तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, मेरे से ये मत पूछ कि आंसर गलत दिए हैं या सही दिए हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जब हम एयर कहते हैं, क्या बच्चे? सर जब हम एयर कहते हैं तो उसमें एयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मान के ही तो चलते हैं। किस एयर? हाँ बच्चे मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर मानकर चलते हैं। तो उसका मास ज्यादा नहीं हो जाएगा? किसका? सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से जो हो। किसका मास ज्यादा हो जाएगा? एयर का। एयर का मोलर मास बच्चे 28.8 होता है एवरेज मोलर मास। तो इसे याद कर लो अब। यार एवरेज मोलर मास निकालना है, फर्स्ट 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। एयर के बारे में कहाँ पढ़ा है? ठीक है। एवरेज मास परसेंटेज इनटू उसका मोलर मास करके निकाल लोगे यार, उसमें भी क्या दिक्कत है? सर इनऑर्गेनिक के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की कोई बुक है उससे सर आसान हो जाएगा थोड़ा। यार इसके लिए तुम में से किसी ने कोई प्रैक्टिस करी हो तो बताओ यार, आपस में शेयर करो। सर बस मॉड्यूल और डीपीपी करनी है यार, जितना कम चीजों में उलझोगे उतना अच्छा रहेगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार आपको लगेगा हाँ अब मुझे चीजें आने लगी है। H4P2O7। हाँ सर किसी कंपाउंड में कितने % क्या है वो निकालने के लिए कोई ट्रिक होती है? किस कंपाउंड में क्या चीज है बच्चे? यानी कि मैंने एक क्वेश्चन देखा था डीपीपी में जहाँ कहा था कि यूरिया में कितने %, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किसमें होगी? 43%। वो तो अब मैंने याद रख लिया कि यूरिया में ज्यादा होगी। अरे NH2CONH2 लेता हूँ, इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है ना, है या नहीं? यस सर। अगर 1 मोल अमोनिया लेता हूँ NH2CONH2 तो इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन होगी या नहीं पर मोल ऑफ यूरिया? यस सर होगी सर। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28/60 into 100 हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो बस आ गया परसेंटेज किसी का निकालना। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या दिक्कत है? ये पता नहीं था, अब निकाल लूंगा सर। अब बच्चों ग्रुप 17 पर हाँ सर नाइट्रिक एसिड जो है डाइल्यूट कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। हाँ
और जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का जब हमने प्रिपरेशन देखा था तो सर उसमें जो कॉपर है वो सर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बनाना चाहिए। हाँ बट सर रिएक्शन में तो कॉपर नाइट्रेट लिखा हुआ है। अच्छा अभिनव, हाँ सर। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है लेकिन मुझे मजाक लग रहा है। बच्चे CuO बना रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, इसकी नेचर कैसी है? सर ये ऑक्साइड मतलब बेसिक होगा। तो सॉल्यूशन में तुम्हारे पास HNO3 है या नहीं? ओके सर, वो वापस से रिएक्ट कर जाएगा। बस फिर अब पता चल गया क्यों HNO वो कॉपर नाइट्रेट बनाया है हमने। हाँ सर। चलो अब बच्चों ग्रुप 17 की तरफ मूव करते हैं। सर हाँ सर फ्राइडे को आपकी 220 पे क्लास शेड्यूल है, तो वो डाउट क्लास होगी या नॉर्मल? बच्चों मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल क्लास होगी। सर 230 पे तो स्कूल से ही आते हैं। अरे यार वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, कम से कम बाद में देख तो सकते हो। एग्जाम भी चल रहे हैं सर। यार अब एक बात बताओ, किसी के एग्जाम है, किसी के टेस्ट हैं, किसी को कहीं ट्रेवल करना है, इस बात का कोई सॉल्यूशन मेरे पास तुम सजेस्ट कर सकते हो तो बता दो। और ऐसा नहीं है इस साल हो रहा है, हर साल होता है। सर 7:30 के बाद ले लेना शाम को। यस सर। सर वो क्लास है, डाउट क्लास ले लेना सर, जो एक्स्ट्रा क्लास है। बच्चे मैं करूंगा, जो भी पॉसिबल होगा उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? ब्लॉक का एक प्रैक्टिस सेशन भी करवा देंगे। चलो चलो मैं देखता हूँ बच्चों, जो भी टाइम मेरे पास मिलेगा उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। अभी पढ़ लेते। हाँ हाँ बच्चे, कल क्लास 5 बजे। कल तो नहीं है आई थिंक। बच्चों मेरे पास भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी होगा आपको ग्रुप में ही आएगा, मतलब वो ग्रुप में या जो आपका ऐप है उस पर, जो भी पोर्टल पर पता चलेगा उसी से पता चलेगा। मेरे पास कल का पता नहीं है, कल कौन सा टाइमिंग पर मेरी क्लास होगी। वो शेड्यूल मेरे पास मतलब शाम को रात तक ही आता है, ठीक है? मेरे पास, आपके पास वीकली शेड्यूल होता है, मेरे पास डेली शेड्यूल आता है, ठीक है? बहुत सारी क्लासेस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। फेज टेस्ट का सिलेबस बच्चों पी ब्लॉक कंप्लीट आएगा, उसके साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, वो मैं कराऊंगा, ठीक है? हाँ बच्चे। सर जो ओजोन की रिएक्शंस थी, हाँ सर उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो एक बार वापस बता दोगे? उसमें कुछ गलत लग रहा है। कौन सी रिएक्शन दोबारा बता दूं बच्चे? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओजोन की जो थी ना केमिकल प्रॉपर्टीज। अजय तुम्हारे पास वो PDF मिल गई है उसकी? यस सर। तो उसमें ना एक काम करना, जब PDF पढ़ो ना उसे हाईलाइट करके मुझे टेलीग्राम पर डाल देना, कल की क्लास शुरू होने के टाइम पर मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके सर। ठीक है? तो सारी डिस्कस नहीं करनी पड़ेंगे, जो तुम्हें लगता है जिसमें तुम्हें डाउट है वो मैं बता दूंगा क्लास शुरू होने से पहले ही, मतलब जब क्लास शुरू होगी तब पहले मैं उसको डिस्कस कर लूंगा तुमसे। चलो बच्चों, ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन का मतलब है दीज आर सॉल्ट फॉर्मिंग, दीज आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट है सर? फेस्ट में 11th का क्या आएगा बच्चे? अभी मुझे नहीं पता है फेस्ट टेस्ट में 11th का कोई है या नहीं। जहां तक मुझे पता है वो पी ब्लॉक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो 14 अगस्त को है बच्चे। 14 अगस्त का टेस्ट मैं पता करके तब बताऊंगा। प्रिया बच्चे, मैं 14 अगस्त का टेस्ट का पता करके बताऊंगा क्या आना है, ठीक है? सॉल्ट हेलोजन्स आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, मींस वो सारे एलिमेंट जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं उनको हमने ग्रुप 17 में रखने की कोशिश की। और ये क्लासिकल मेथड है, मतलब आज का मेथड नहीं है। ऐसा नहीं है केवल ये हेलोजन ही सॉल्ट फॉर्म करेंगे, कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं जो सॉल्ट फॉर्म करें, लेकिन मेनली हमने किसके बारे में बात करी है? क्लासिकली हेलोजन्स को क्या माना गया कि ये सारे एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहा गया। कौन कौन से एलिमेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसीन, TS।
ये TS का एटॉमिक नंबर 117, ग्रुप 17 का है तो इसका एटॉमिक नंबर 117, अनसेप्टियम, स्टोइशियोमेट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, फेस टेस्ट सिलेबस। थैंक यू भारती। बच्चों आपको भारती ने एक इंफॉर्मेशन दी है, स्टोइशियोमेट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 11th के फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है वो फेस टेस्ट में आएंगे 14th को। सर ग्रुप में अभी आया था। अच्छा आया था, वेरी गुड बच्चे। चलो अब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, काम आ जाएगी। इसमें से बच्चों इन 2 एलिमेंट को हमने अलग कर दिया। ये दोनों कैसे हैं? रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ नहीं जानना है। हमें किन से मतलब है? फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। सारे एलिमेंट मेनली इनकी बात करें तो ये डायटोमिक है, F2, Cl2, Br2 और I2 के फॉर्म में रहते हैं, डायटोमिक है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस नेचर के होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड होता है बच्चों। तो एक ऐसा ग्रुप जहां पर तीनों फिजिकल स्टेट एलिमेंट्स की मिल रही है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों फिजिकल स्टेट हमें देखने को मिलती है। अब इसकी डिटेल में कहानी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। अकरेंस की बात करें तो बच्चों सब फ्लोरीन की अगर बात करें तो इट इज 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और बच्चों जरा देखना, क्लोरीन इज 125 ppm, मींस 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। क्या बच्चों ये बात सही लग रही है या गलत है? मोस्ट अबंडेंट कौन है? क्लोरीन ज्यादा अबंडेंट है या फ्लोरीन ज्यादा अबंडेंट है? सर फ्लोरीन ही होगा, डाटा देखने के लिए। डेटा देखने तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए ना अबंडेंट, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा अबंडेंट होता है। बच्चों फ्लोराइड आयन छोटा होता है ना क्लोराइड से? यस सर। तो बच्चों लेटिस एनर्जी सॉल्ट जो फॉर्म होंगे उसमें लेटिस एनर्जी फ्लोराइड की ज्यादा होगी या क्लोराइड की ज्यादा होगी? फ्लोराइड की। और अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो उनके लेटिस को तोड़ने के लिए, आयंस को अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यस। तो फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। और जब फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम है तो वो नेचर में हमें एसोसिएटेड फॉर्म में रॉक्स के फॉर्म में मिलेंगे। यस सर। तो इसीलिए बच्चों फ्लोराइड जो है मेनली हमारे रॉक्स में होते हैं, एबंडेंट ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन में हमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कम देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, क्लोराइड हमारा बहुत सॉल्युबल है, पानी में खूब मिलता है, हमारे ओशंस NaCl से भरे हुए हैं। तो क्लोराइड फिर सर वो अबंडेंट क्यों नहीं है? क्या बच्चे? यानी कि वो कम क्यों है फ्लोरीन से? फिर भी आपने जो ये फ्लोरीन का रीजन बताया वो उतने ज्यादा तो फ्लोरीन नहीं हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे। 3/4 पूरी दुनिया हमारे पानी से घिरी हुई है, NaCl ही NaCl। सारा NaCl ही है क्या उसमें? लेकिन नमक तो होगा ना। अरे नमक तो ज्यादा ही होगा। नमक है, मतलब नमक क्या केवल NaCl होता है क्या? उसमें कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते क्या? क्या केवल क्लोराइड ही होता है? ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सब कुछ होते हैं ना? यस सर। फिर फ्लोराइड तो पानी में भी होता है बच्चों। एक लिमिट है, 50 ppm से ज्यादा हमें अगर पानी में फ्लोराइड मिल जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। राजस्थान से अगर कोई बिलोंग करता है तो राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो वहां पर लोगों को डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाती है, मतलब उनको दांतों के में प्रॉब्लम होती है या बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो फ्लोरीन जो है मोस्ट अबंडेंट है इन सभी में। कितना? 554 ppm है बच्चों, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मेन सोर्स कौन कौन से हैं? एक तो फ्लोरिस्पार है CaF2 या फ्लोराइट ओर्स CaF2। CaF2 का स्ट्रक्चर बच्चों, फ्लोराइट स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा।
तो मेन सोर्स कौन सा है, आइदर फ्लोरिस्पार और फ्लोराइड। इसके अलावा फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट जो है बच्चों, मैंने एपेटाइट फैमिली की आपसे बात की थी। एपेटाइट में हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है हमारा डेंटल इनेमल में होता है, पढ़ा था? यस सर। अच्छा, यस सर। और अगर बच्चों किसी का टूथ डिके हो रहा है, डेंटल डिके हो रहा है, तो डॉक्टर उसे फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो OH आयन है हाइड्रोक्सी एपेटाइट में से, OH हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। और फ्लोरीन जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। फ्लोरिनेट फ्लोरेपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ज्यादा स्टेबल होता है, तो टूथ डिके को रोक देता है वो। तो डेंटल डिके को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो कि हमारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्लोरेपेटाइट में। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब अगर क्लोरीन की बात करें तो NaCl दुनिया भर में समुद्र में भरा पड़ा है NaCl, वहीं से हम नमक को निकालते हैं। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन हमारा कहाँ मिल रहा है, देखो सी वाटर में मिल रहा है, और साथ में ब्राइन लेक्स में, ब्राइन मींस सैलाइन लेक्स जो होती हैं उनमें मिलता है। जो ऐसी लेक्स जिसमें सैलाइन होता है, बच्चों दो तरह की लेक होती है, सैलाइन लेक होती है और दूसरी होती है हमारी सॉल्टी लेक्स, और दूसरी होती है हमारी फ्रेश वाटर लेक। तो जो सैलाइन लेक्स होती हैं उनमें और सी वाटर में ब्रोमीन हमें मिलता है। एलिमेंट आयोडीन। हाँ बच्चे। सर क्वेश्चन में अगर पूछा कि सॉल्यूशन फेज में कौन ज्यादा अबंडेंट होता है तो फिर मैं क्लोरीन लिखूंगा ना। बिल्कुल, मतलब कि ग्रुप 17 में सबसे ज्यादा अबंडेंट सॉल्यूशन फेज में क्लोरीन ही होता है। क्लोरीन है, बिल्कुल यही लिखेंगे। और अगर कुछ स्पेसिफाइड करके पूछ लिया जाए, हालांकि तुमसे नहीं, वो नीट वाले बच्चों से पूछा जाता है कि कोई स्पेसिफिक लेक दे दी जहां पर फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा है। राजस्थान की कुछ है, जैसलमेर के आसपास का एरिया है, जोधपुर जैसलमेर के, वहां पर फ्लोरीन कंटेंट ज्यादा है, तो वो स्पेसिफाइड कहीं पूछते हैं। वो बायो का पार्ट है, केमिस्ट्री का नहीं है। ठीक। आयोडीन क्या है, लो कंसंट्रेशन में कहा मिलती है हमें, सी वाटर में, नेचुरल ब्राइन्स में। नेचुरल मींस पानी, जो नेचुरल हमारे सैलाइन वाटर होते हैं उसमें मिलती है, बेटर सोर्स। अब ये कौन सा है, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर तुम्हें ध्यान है, NaNO3 को हमने क्या बोला था, चिली सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर में इंप्योरिटीज किसकी होती है, NaIO3 सोडियम आयोडेट और सोडियम पर आयोडेट NaIO4, इसकी इंप्योरिटी होती है जिसमें हमारा आयोडीन कंटेंट होता है। इसके अलावा हम एस्टेटाइन और टेरिसिन की बात करें तो ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं। जहां ये एस्टेटिन नेचर में नहीं मिलता है, नेचुरल नेचर में नहीं मिलता क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। टेरिसिन इज मैन मेड। बस इससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रुप 17 एलिमेंट कोई भी एलोट्रॉपी शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो नहीं रहे हैं, तो जनरली ये एलोट्रॉपी शो नहीं कर रहे। दूसरा इनके साथ एक दिक्कत और भी है कि इनकी कैटिनेशन पावर ना के बराबर है, इसलिए ये एलोट्रॉपी फॉर्म करने की सिचुएशन में है ही नहीं, और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl2F2Br2I2। क्लियर? नेक्स्ट, एक मिनट सर, पिछली स्लाइड। हाँ सब ब्राइन क्या होते हैं? ब्राइन बच्चे सैलाइन, मतलब सॉल्टी वाटर जो होते हैं, सॉल्टी सॉल्यूशन होते हैं, उनको ब्राइन बोला जाता है। सर वो तो ब्राइन होते हैं ना, BRINE। हाँ BRINE, तो ये BRINES तो लिखा है सर, वो तो ME होता है ना, ब्राइन सॉल्यूशन। ME नहीं होता बेटा, NE होता है, ब्राइम नहीं होता, ब्राइन ही होता है। ठीक है सर। सर हाफ लाइफ क्या होता है सर? हाफ लाइफ ये होता है बच्चे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ना एक समय के बाद डिके करते हैं, मतलब धीरे धीरे डिके, स्लोली डिके करते जाते हैं, तो वो टाइम जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा कंज्यूम हो जाएगा या आधा बचेगा। ठीक है सर। जैसे अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो लगभग 6700 साल में अगर कार्बन 14 हमने 14 ग्राम लिया था, तो 6700 साल के बाद वो केवल 7 ग्राम बचेगा। 7 ग्राम क्या होगा, खत्म हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं अरे एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, NS2 NP5 where N is greater than 1, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें काम की चीज देखो, कोवेलेंट रेडियस हमारी रेगुलर इंक्रीज हो रही होगी, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही होगी। कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस। बच्चों ये साइन उल्टा लगा हुआ है, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस 64, 99, 114, 133। वैसे ही 133, 184, 196, 220 एक हमारा नॉर्मल ट्रेंड है या कॉमन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। 1680, 1256, 1144, 1008। आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलर डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, याद रखना आसान है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की मैक्सिमम होती है, तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। और ये वैल्यू सारी कैसी देखने को मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, बॉन्ड लेंथ की बात करें, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बॉन्ड लेंथ रेगुलरली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये क्या दिया है 148, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एनसीईआरटी में भी दिया है तुम्हारा ये कुछ वैल्यूज, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ का कुछ दिया है एनसीईआरटी तुम्हारे मॉड्यूल में हैलोजेंस का। अच्छा हाँ बच्चों, ये वाला जो वैल्यू दी है डेल्टा डिसोसिएशन H, हीट ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यूज दी है, मींस इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। बॉन्ड लेंथ, चूंकि साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ रेगुलरली इंक्रीज करती जाएगी। यहां पर अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थोड़ी एबनॉर्मल दिखाई देती है बच्चों। एबनॉर्मल क्या है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है क्लोरीन और ब्रोमीन से, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा बच्चों ये वाली ना, ये वाला इसका पार्ट है क्लोरीन ब्रोमीन। बच्चों ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और एक्सेप्शनल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू का अगर हम ऑर्डर करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन आयोडीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में बॉन्ड लेंथ कम होगी, लोन पेयर रिपल्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें देखने को मिलता है, क्लोरीन में, और सबसे वीक बॉन्ड किसके देखने को मिलता है, आयोडीन में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर, ये कौन सा स्केल है बच्चों, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। मींस कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर और लेस बराबर होती है। मेल्टिंग याद पॉइंट करना है क्या बच्चे, सर जिसकी वैल्यूज हैं वो याद करनी है बच्चे ये वाली तो तुम्हें याद होंगी, नहीं याद है? नहीं सर नहीं याद है तो बच्चों जरा सा मैं पीछे पहुंच जाता हूं और देखना। BCNOF ClBr
आई, बस इतना याद कर सकते हो। और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद कर लो, आसानी से याद हो जाएंगे। फ्लोरीन की 4, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 2.2 याद हो जाएंगी नहीं? यस सर। 4 के बाद 3, 2.8, 2.5। अब बच्चों जरा देखना, क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना पॉलिंग स्केल पर? अच्छा यस सर। अच्छा, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है या नहीं? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं? होती है सर। होती है। तो क्या HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं? नहीं होगी। नहीं नो सर। नो सर। क्यों? तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं बच्चे, नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर होती है। डिफरेंस इज साइज की वजह से। हाँ बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बराबर है, लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आता है? साइज ऑफ एटम मस्ट बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्लोरीन बीइंग इन लार्जर इन साइज डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो सर आप ना सर बता दिया करो कि सर क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद नहीं करना। यार फिर ना क्लास नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बस यही बताता रहूंगा क्या नहीं करना है, क्या करना है। सर बट ऐसे ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना। एक बात बता बच्चे, अगर मैं इररिलेवेंट चीजें तुम्हें डिलीवर करूंगा तो वो फायदे की है नुकसान की है? नुकसान की है। नुकसान की है। तो मैं जो चीजें तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ वो रिलेवेंट तो है। बस ये वैल्यूज जो तुम्हें दिखाई गई हैं, ये वैल्यूज इसलिए नहीं है, ये वैल्यूज कोई भी वैल्यू याद करो, ये बस ट्रेंड को समझने के लिए है। बच्चों ये वैल्यूज जो है, आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है कहीं भी, किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि ये ट्रेंड हमारा शो हो रहा है कि यहाँ पर किस किस तरह का वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यूज याद करने के चक्कर में कभी मत रहना, टाइम खराब होगा। चलो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते हैं, पैकिंग बढ़ती जाती है। और या हम ऐसे कहें, फ्लोरीन और क्लोरीन लिक्विड है, ब्रोमीन वो फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 54.4, 70, 172, 265, 386। सिमिलरली अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलरली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और मैं बच्चों बार बार तुमसे एक बात पर एम्फेसाइज करता हूं बच्चों, शायद इसका बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अच्छा ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, वो 2 है, ये 3 है। बच्चों मैं बार बार एक चीज पर एम्फेसाइज करता हूं कि कभी भी अगर आपको चाहिए कि क्या चीज याद नहीं करनी है, तो जो रेगुलर ट्रेंड है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, उन रेगुलर ट्रेंड को इग्नोर कर दो। बात समझ में आ गई आपको मेरी? यस सर। जो रेगुलर ट्रेंड है उन्हें छोड़ दो, तो आपको वो सारी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने अगर इररेगुलर ट्रेंड या वेरिएशंस याद कर लिए तो आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि मुझे जो वेरिएशन है वो याद करने हैं, वो काम के हैं, इसीलिए मैंने याद करे हैं। अगर मैंने याद नहीं कर रखे हैं तो उसमें वेरिएशन कैसा रहेगा? नॉर्मल रहना है। क्लियर है बच्चों? मतलब आपको जो चीज याद नहीं है उसके बाहर की अगर कोई आ रही है तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो वेरिएशन कैसा होगा? नॉर्मल होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बस याद करने के टाइम पर इस बात का ध्यान कर लेना, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी में ट्रेंड ना पूछ लिया जाए जो आपने नहीं पढ़ी है। कभी उसमें नॉर्मल ट्रेंड की जगह एबनॉर्मल ट्रेंड हो और लगे कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल ट्रेंड होगा, ये मत कर देना। तो हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, उनका ट्रेंड कैसा है? नॉर्मल। अब बच्चों अगर साइज छोटा है किसी आयन का तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा?
ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फ्लोराइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या आयोडाइड की? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड टू आयोडाइड हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर 515 से हम कहां पहुंच गए? 305 तक पहुंच गए। रेगुलर डिक्रीज दिखाई दे रहा है। अब बच्चों इसमें एक चीज और बात करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 SRP वोल्ट में चेक कर रहे हैं। मतलब अगर किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देकर उसका एनायन बनाए एक्वस फेज में, गैस से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसको एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनायन बना रहे हैं, तो उसमें कितना पोटेंशियल लगेगा वोल्ट में? अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे आसानी से कौन रिड्यूस हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? आयोडीन। आयोडीन आसानी से रिड्यूस हो सकता है सर फ्लोरीन। फ्लोरीन है सर। बच्चों कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म कर सकता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन। सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो क्लोरीन। आयोडीन सर। सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्लोरीन। 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 सबसे इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे आसानी से कौन रिड्यूस होगा? दैट इज फ्लोरीन। सबसे आसानी से कौन रिड्यूस होगा? फ्लोरीन। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जो F2 है गैस, वो पहले 2F एटम में कन्वर्ट होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए इसके लिए। अब ये फ्लोरीन एटम, गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और F माइनस गैसियस बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा और F माइनस गैसियस वाटर में F माइनस एक्वस बनाएगा। इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगा। यस सर। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसीलिए जब हम बात करते हैं कौन इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करेगा, तब हम कहेंगे क्लोरीन, और कौन आसानी से रिड्यूस होगा तब हम कहेंगे फ्लोरीन। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब जरा ट्रेंड देखना, डाउन द ग्रुप क्या देखने को मिल रहा है? डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना, रेगुलर। हाँ सर। कौन आसानी से रिड्यूस होगा? सबसे आसानी से फ्लोरीन, फ्लोरीन। और सबसे मुश्किल से आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब फ्लोरीन की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जरा देखना, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कम है? तो बहुत कम है। बहुत कम है। ठीक। तीसरा, हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है। यस सर। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन कौन से हो गए? एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। चाहिए चाहिए नहीं यार, ये कुछ और ही होना है। क्या हो गया यार ये? अरे यार, कौन है भाई ये? कौन है भाई ये? विक्रांत?
नेक्स्ट कलर की अगर हम बात करें, विक्रांत गाने भी सुन रहा है क्या बच्चे साथ में? वो सर वो बगल से बज रही थी सर। अच्छा, बगल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता है केमिस्ट्री चल रही है तो गाने भी सुना रहे हैं साथ में। कलर रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन का पेल ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर होता है, क्लोरीन येलोइश वो ग्रीनिश होती है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होती है, और आयोडीन जो है वायलेट ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के। नेक्स्ट सर एक मिनट। हाँ बच्चे 1 मिनट रुका हूँ मैं। सर इसके कलर हमें याद करने हैं क्या? क्या बच्चे? कलर याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कलर याद करने हैं। ओके सर। सर आप शीट्स की हमें पीडीएफ दे देंगे क्या, हम वो प्रिंट निकलवा लेंगे? कौन सी शीट की बच्चे? सर पूरी शीट की एक साथ दे देंगे क्या, पी ब्लॉक की? पी ब्लॉक की बच्चे मैं हर एक क्लास की तो आपको भेज ही रहा हूँ, शेयर कर ही रहा हूँ। सर आगे के भेज देते, हम पीडीएफ निकलवा लेते पूरी का। आगे के भेज दूं? आगे के बच्चों आगे के मैं तुम्हें भेज दूंगा, टेलीग्राम पर ही भेज दूंगा बच्चे। ओके सर। सर पूरे चैप्टर की भेज देना बच्चे। वो सब एक्चुअली लेक्चर वाइज सेग्रीगेटेड है, और बच्चों मैं लेक्चर से पहले ना इसको एडिट भी करता हूँ, तो जो आपको मिलेगी शीट उसको मतलब एडिटेड नहीं होगी, तो उसमें कुछ करेक्शन होंगे। जब आप क्लास में अटेंड कर रहे होगे तो साथ में उसको करेक्शन भी करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो मैं सारी मिला तो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा, वो डीटीपी ऑपरेटर कोई खाली नहीं होगा बच्चे इतना काम करने के लिए। लेकिन हाँ पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं भेज दूंगा, वो मेरे अपने हाथ का काम है, वो मैं कर दूंगा। चलो सर आज ही भेज दें? हाँ बच्चे मैं आज ही भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, आसानी से रिड्यूस होते हैं, तो किसी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं नहीं, दूसरे को कर सकते हैं? अच्छा, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा नोटोरियस भी तो है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सबसे बहुत ज्यादा है। अगर हम एसआरपी की वैल्यू की बात करें बच्चों, एक सेकेंड, एसआरपी की बात करें तो एसआरपी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है सारे एलिमेंट्स में, तो एसआरपी हमें सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तीसरा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। चौथा उसके पास कोई डी सबशेल नहीं है, तो एनोमरस बिहेवियर होगा, मतलब बाकी सबसे अलग बिहेवियर होगा और हाईली रिएक्टिव होगा ये। ठीक है, और फ्लोरीन क्या वाटर के साथ रिएक्ट करता है या नहीं? नहीं करता सर, शायद नहीं करता, शायद वाली कहानी कहाँ है? नहीं सर करता होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। हाँ, एक बात बताओ, तुमने अभी ओजोन पढ़ा था? यस। ओजोन की प्रिपरेशन में क्या फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन करी है हमने या नहीं? करिए सर। तो उसमें क्या O2 और O3 का मिक्सचर बनाया है नहीं? ओजोनाइड ऑक्सीजन बनाई थी या नहीं? यस सर। तो फिर करता है बच्चों रिएक्ट। तो फ्लोरीन की वो रिएक्शन मैंने वहां पर बता दी है, ये वाली रिएक्शन नोट करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद वाटर ऑलरेडी कवर्ड इन ओजोन। ठीक है, ये आधी रिएक्शन लिखी है इसलिए मैं मना कर रहा हूं, ये यहाँ पर याद मत करना, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं क्लोरीन की बच्चों वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं, रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे क्या मिल गया? HCl प्लस HOCl। क्या मिल रहा है बच्चों? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब बच्चों HOCl इज ऑक्सी एसिड और नॉट ऑक्सो एसिड और नॉट? यस सर, ऑक्सो एसिड सर है तो नहीं लेकिन रखा है। हाँ है, होता नहीं है, ऑक्सो लिंकेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसे ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। बच्चों अगर देखना क्लोरीन की रिएक्शन में
चलो एन इसके साथ रहने दो, अभी वो रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों अगर मैं क्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, HCl और HOCl मिल रहा है। अगर मैं ब्रोमीन की रिएक्शन करता हूं, ब्रोमीन की रिएक्शन करता हूं तो ब्रोमीन की रिएक्शन ये होगी Br2 प्लस H2O विल गिव HBr प्लस HOBr। बच्चों ये रिएक्शन कहीं हमने यूज की है? ब्रोमीन वाटर। हाँ ब्रोमीन वाटर ऑर्गेनिक में। और ब्रोमीन वाटर में रिएक्शन कौन में पार्टिसिपेट करता है, HBr या HOBr? HBr रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, HOBr। और HOBr में H बॉन्ड O बॉन्ड Br, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा या ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन ब्रोमीन। बच्चों ये तो एसिड है ना, तो हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला। तो ये ऑक्सीजन ब्रोमीन क्यों कह रहे थे? चलो ऑर्गेनिक में तो वही करे थे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बॉन्ड कौन सा बड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बड़ा है या ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड बड़ा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ कम होगी। नहीं सर, उल्टा होगा। हाँ तो बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड बड़ा होगा ना, क्यों बच्चों? और ऑक्सीजन की मैंने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखाई थी 3.5 और ब्रोमीन की लिखाई थी 2.8, डिफरेंस भी है। और हाइड्रोजन की है 2.2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और ब्रोमीन में अंतर तो है लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ना आसान होगा या नहीं? अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ता हूं, ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ता हूं तो मुझे कैटायन और एनायन क्या मिलेंगे? अगर मैं OH माइनस Br प्लस HO माइनस प्लस Br प्लस, और Br प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया या न्यूक्लियोफाइल हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कीन्स पर जब हम HOBr का रिएक्शन कराते हैं या ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो पहले Br प्लस और उसके बाद OH माइनस का अटैक कराते हैं। यस सर। अच्छा बच्चों ऐसा लिखा है, ऐसा होता नहीं है। वो रिएक्शन में पहले Br2 अटैक कर लेता है फिर उसके ऊपर वाटर का अटैक हो जाता है, लेकिन मोरलेस समझाने के लिए यही है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी HCl, HOCl, HBr, HOBr बनेंगे। क्लियर है बच्चों? सर वो जो आपने HBr पे जो क्रॉस लगाया है वो मतलब आपने क्रॉस पे लगाया था? वो क्रॉस मैंने बच्चे इसलिए लगाया था कि जब हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन के साथ HBr रिएक्ट नहीं करता, HOBr रिएक्ट करता है। हाँ सर ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन क्या है, HX, HCl और HOX मींस HOCl या HOBr बनता है। ठीक है। अब आयोडाइड की बात करते हैं। तो आयोडाइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखना बच्चों, हाई है या लो है? लो है। अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो ये आसानी से रिड्यूस होगा या आसानी से ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीडाइज। देखना आयोडाइड का 4H प्लस की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन किसमें हो गया? एसिडिक मीडियम में आयोडाइड क्या हो जाता है? आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखना बच्चों H2O की अगर I2 के साथ रिएक्शन करता हूं, H2O की I2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो मुझे HI और O2 मिलना चाहिए। देख जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, H2O प्लस F2 ट्वाइस F, ये मुझे मिलता है 4HF प्लस O2, यही मिल रहा है ना? अगर
3H2O प्लस 3F2 होता तो 6HF प्लस O3 मिल जाता। इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 4HI प्लस O2 gives twice H2O प्लस I2। बच्चों देखना, HF की जो रिएक्शन थी, HI की मतलब फ्लोरीन की जो रिएक्शन थी और आयोडीन की रिएक्शन, क्या एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन दिखाई दे रही है या नहीं? यस सर। याद हो जाएगी अब। फ्लोरीन का 0 से -1 में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, जबकि आयोडीन का -1 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हम फ्लोरीन की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, रिएक्शन होती है। आयोडीन की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती, जबकि आयोडाइड आयन एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन और वाटर बनाता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर वो ऊपर हाइड्रोहेलिक एसिड लिखा, वो क्या होता है? क्या सर वो ऊपर लिखा है हाइड्रोहेलिक एसिड, मतलब ये यही होता है ना, HBr वगैरह? हाँ हाँ, हाइड्रोहेलस एसिड HXS होंगे, HCl HBr। हाइपोहेलस एसिड या हाइड्रोहेलिक एसिड? सर दोनों ही बता दो क्या होता है। बच्चे हाइड्रोहेलिक एसिड तो HX है और हाइपोहेलस एसिड है HOX। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब अजीबोगरीब है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन की बात करें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन की बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करता है, मींस इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है, साइज का डिफरेंस है, तो वेरिएशन बहुत सारे हैं। तो हेलोजन क्या कर रहे हैं? बहुत अलग अलग तरह के ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? अलग अलग टाइप के ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। फ्लोरीन क्या बना रहा है? OF2 और O2F2। OF2 और O2F2 रेडॉक्स में पढ़ा होगा। इसमें ऑक्सीजन OF2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस ये ऑक्साइड ना होकर ऑक्सीजन के फ्लोराइड है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। ठीक है, ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इन तीनों की बात करें तो ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? +1 से +7 तक, +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। देखना, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +1, +3, +5, +7 शो कर रहे हैं या नहीं? यस सर। अच्छा, अब ऑक्साइड जो बन रहे हैं, अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड, ये तो बच्चों एसिड है, ऑक्सो एसिड है, लेकिन अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सो एसिड या किससे बन रहे हैं? ऑक्साइड से ही बन रहे हैं, हाइड्रेशन से, ऑक्साइड के हाइड्रेशन से ही बनते हैं ऑक्सो एसिड। तो ऑक्साइड भी हमारे +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेंगे। अब इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, सबसे स्टेबल ऑक्साइड किसके होते हैं? सबसे स्टेबल आयोडीन के, उसके बाद क्लोरीन के, और सबसे अनस्टेबल ऑक्साइड किसके होते हैं? ब्रोमीन के। ठीक है, ये जो फ्लोरीन के ऑक्साइड है, ये फ्लोरीन के ऑक्साइड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, फ्लोराइड आयन देते हैं, किसी दूसरे को फ्लोरिनेट करने के लिए काम में आते हैं। जैसे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज करते हैं ना? यस सर। यूरेनियम 238, वो यूरेनियम 235। अब जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसके बाद यूरेनियम कंज्यूम हो जाता है,
अब उसमें सारा यूरेनियम खत्म नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट खत्म हो गया, लेकिन वो फ्यूल हमारे काम का नहीं बचता, उसको हम बोलते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। उसमें स्पेंट बचा हुआ कचरा, लेकिन उसमें न्यूक्लियर फ्यूल तो है, यूरेनियम अभी भी है, उसमें से हमें यूरेनियम को अलग करना है, मतलब फिर से हम उसमें से बाकी जो चीजें कन्वर्ट हो चुकी है, यूरेनियम जो कंज्यूम हो चुका है उसको कन्वर्ट हो चुका है किसी एलिमेंट में, उसको रीजनरेट करते हैं, उसमें से उन चीजों को निकाल देते हैं यूरेनियम, फिर से मेरी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो स्पेंट फ्यूल में से प्लूटोनियम को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, उस स्पेंट फ्यूल को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, O2F2 के साथ, और ये क्या बना रहा है, PuF6 प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। तो प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं फिर मार्क कर दे रहा हूं कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जेईई के लिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा चुका है। सर एक बार ये फिर से बताना कि जो आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? आयोडीन के ऑक्साइड स्टेबल इसलिए होते हैं बच्चे, स्टेरिक रीजन होता है। स्टेरिक रीजन क्या है, साइज बड़ा है तो स्पेस में ऑक्सीजन एटम्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा या कम? कम होगा। ज्यादा कैसे बच्चे, साइज बड़ा है तो ऑक्सीजन एटम दूर दूर रहेंगे ना, तो स्टेरिक रीजंस की वजह से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो चार्ज का डिस्पर्सल ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा। यस सर। और आयोडीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, अगर चार्ज ज्यादा हो, चार्ज डिफरेंस ज्यादा हो, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर चार्ज डिफरेंस ज्यादा हो तो पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी दोनों बढ़ जाएंगी या नहीं? यस सर। क्यों नहीं बढ़ेंगे बच्चे? सर यस तो बोला सर, यस। नहीं, एक और भी है बच्चे जो मेरे सामने बैठा है, वो कह रहा है नहीं सर। अच्छा, याद नहीं ये बात है। चार्ज डिफरेंस ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट, क्लोरीन कौन कौन से ऑक्साइड बना रहा है? Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की बढ़ती जाएगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है। ClO2 जो है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, पल्प पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वाटर ट्रीटमेंट में, कहाँ कैसे आएगा वो मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, कैसे ब्लीचिंग एक्शन होता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन सा बना रहा है? Br2O, BrO2, BrO3। बच्चों एक डिफरेंस जो है वो देखना, जरा ध्यान देना। क्लोरीन क्या बना रहा है? Cl2O6 बना रहा है, जबकि ब्रोमीन BrO3 बना रहा है, Br2O6 नहीं बना रहा है। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ClO3 में, ClO Cl2O6। क्लोरीन क्लोरीन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्लोरीन एटम को जोड़ रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन का साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक हो जाएगा। इसीलिए Br क्या मिले, किस फॉर्म में रहेगा? ब्रोमीन का ऑक्साइड BrO3 रहेगा, BrO3 का डाइमर नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अगर बच्चों यहां पर ये पूछ लिया जाए ClO3 जो है, ClO3 जो एग्जिस्ट करता है वो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? सर डाया। ClO3 एग्जिस्ट करेगा, ClO3 ट्वाइस के फॉर्म में, डाइमर के फॉर्म में, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। जबकि BrO3 कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, हाँ ना का पता नहीं। यस सर। रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ बच्चे देखो, अगर मैं BrO3 लिखता हूं तो BrO और ब्रोमीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना? हाँ सर।
तो और ClO3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं? ओके सर, इसमें तो नहीं ये होगा, क्या, उसमें होगा। ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर बच्चे? हाँ सर। अच्छा, आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन I2O2, I2 क्या है यार ये, I2O4 और I2O7 के फॉर्म में रहता है, और इनसॉल्युबल सॉलिड्स। क्या है बच्चों ये? इनसॉल्युबल सॉलिड। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में रहेंगे? ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे बच्चों ये? आयन पेयर। भाई सॉलिड है तो सॉलिड कौन से सब्सटेंस होते हैं? आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड? कॉमनली आयनिक कंपाउंड। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड। और क्या कर रहे हैं बच्चों? हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज कर जा रहे हैं। और I2O5 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यूज करेंगे, देखना, CO प्लस I2O5 gives 5CO2 प्लस I2 दे रहा है नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड I2O5 के साथ। और ये I2O5 जो है, आयोडीन जो है, अगर इसको मैं स्टार्च में मिला दूं तो स्टार्च के साथ ये कैसा देता है? पर्पल कलर, वायलेट पर्पल कलर, वायलेट पर्पल कलर देता है बच्चों। तो कलर का अपीयरेंस जो होगा वो ये बताएगा आयोडीन है, और आयोडीन है इसका मतलब कि I2O5 को CO ने किस में कन्वर्ट कर दिया है? I2 में। हाँ सर। तो एस्टिमेशन हो गया सर। अब एक आयोडीन मॉलिक्यूल कितने 5 CO को न्यूट्रलाइज कर, CO2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस आयोडीन को अगर मैं टेस्ट कर लूं तो मुझे आयोडीन का अमाउंट पता चल जाएगा, तो CO का अमाउंट बता सकता हूं। अगर मैं आयोडीन का अमाउंट आइडेंटिफाई कर लूं तो CO का अमाउंट बता सकता हूं या नहीं? यस सर। तो जितने मोल आयोडीन के यूज हुए होंगे उसके 5 गुना मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे। यस सर। इसको टेस्ट करते हैं हम बच्चों आयोडीमीट्रिक मेथड से। किस मेथड से? आयोडीमीट्रिक, IODIMETRIC, आयोडीमीट्रिक मेथड से इसको हम टेस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के CO के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। कौन? I2O5। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर एक सवाल था। नाम के बोला था। हाँ पूछो बच्चे। सर आयोडीन की ऑक्साइड्स हैं वो आयोनिक नेचर के हैं, बट सर ये इनसॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ना? बच्चे इनसॉल्युबल नॉर्मली जो है वो पोलर सॉल्वेंट के लिए कहे जाते हैं। मतलब सर ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे? वाटर में इनसॉल्युबल, वाटर के अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो वाटर के बारे में बात हो रही है बच्चों। ओके सर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है सर आपने वो टेस्ट का नाम क्या बोला था? आयोडीमीट्रिक। आयोडीमीट्रिक टेस्ट। सर ये यही है ना कि I2 प्लस स्टार्च वाइट कलर दे देगा? वायलेट कलर देगा बच्चे I2 प्लस स्टार्च। लेकिन ये I2 का, ये बच्चों आयोडीमीट्रिक टाइट्रेशन जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बच्चों? ओके सर। सर हाँ बच्चे। सर आपने पीछे ये Br2O3 होता है, Br2 ब्रोमीन के ऑक्सीजन के ब्रोमाइड्स। Br2O क्या?
सर एनसीईआरटी में दे रखा है कि ऑक्सीजन के ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के ब्रोमाइड और क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ सर, वो बच्चे ऑक्सीजन फैमिली में दे रखा है कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन यार डाइक्लोराइड्स। यार ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हेलोजन ज्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अजय सर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो Yes, sir. ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा या हेलोजन हेलाइड बनाएंगे? सर क्या मतलब? मतलब ब्रोमीन का ऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन का ब्रोमाइड होगा? यस सर, ब्रोमीन का ऑक्साइड होगा। तो ऑक्सीजन का हेलाइड बनेगा या नहीं? नो सर। अब ये ऑक्सीजन फैमिली से बाहर आगे ना ग्रुप 17 में हेलोजन फैमिली दी होगी, वहां पर ऑक्साइड दे रखे होंगे बच्चे, वहां चेक करना, वहां पर मिलेगा ये सारी लिखा हुआ। ठीक है अजय, ग्रुप 17 में मिल जाएगा ये लिखा हुआ। केमिस्ट्री में बच्चों ऐसा देखने को मिलेगा, एक जगह लिखा होगा जो तुम पढ़ रहे हो वो सब झूठ है, दूसरी जगह लिखा होगा तुम्हें झूठ याद करना है। चलो बच्चों, ये वाली रिएक्शन मैं अब तुम लोगों को ना शेयर कर देता हूँ। 3-4 मिनट का टाइम है, इसमें कवर नहीं हो पाएंगी, तो ये वाले पार्ट हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा एक्टिव होकर कल बैठना। अगर शायद मुझे जहां तक पता है कल मेरे 2 सेशन होने चाहिए, और अगर 2 सेशन होते हैं तो 3 घंटे में कल मैं हेलोजन फैमिली भी खत्म करूंगा और ग्रुप 18 भी फिनिश करूंगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो बच्चे। और कि जैसे मैं अब जैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मतलब उसमें ये हो रहा है कि मतलब जैसे अगर मैं किसी चीज का उसका रिएक्शन करा रहा हूँ तो उसमें 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोडक्ट 1 इक्विवेलेंट मान के बनाया हुआ होता है। मतलब उन्होंने रिएक्शन एक बार करा रखी होती है, जबकि मतलब और भी बार रिएक्शन हो सकती है उसमें। जैसे किसमें? क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा सर, लेकिन मतलब ऐसा हो रहा है। बच्चे स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर दे पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे तो वही चीजें याद है ना जो मैंने पढ़ी हुई हैं। सूर्यांश। यस सर। बच्चे मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ना, तब मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा कि क्यों उसमें 1 इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराई है, फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं कराई है। ठीक है। ठीक है, तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि जिस क्वेश्चन में डाउट आता है उसे पिक कर लिया करो। और अभी इस वीक में कोशिश हम ये करेंगे कि जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कवर कर लें, और इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में बच्चों मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास कर लूंगा। ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की जो भी मतलब तुम्हारी डाउट क्लास है वो इस वीक की जगह नेक्स्ट वीक करूंगा बच्चों। ठीक है, इस वीक में जो एक्स्ट्रा क्लास करूंगा वो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट बचा है ना उससे कंप्लीट कराने के लिए करूंगा। ठीक है, कहाँ गए, सो गए, जाग रहे हो, क्या हुआ? सर तो नेक्स्ट वीक 1 से ज्यादा क्लास रख लेना, डाउट क्लास। हाँ नेक्स्ट वीक में 2 भी क्लास रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, मेरे पास टाइम हो गया तो। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ये मैं शेयर करेंगे बच्चों, ये मैं सर 31st के टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? 31st में पी ब्लॉक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।